श्रीलंका 1948 के अपनी आज़ादी के बाद आज बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। श्रीलंका में सारे मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं और श्रीलंका में रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा खत्म हो चुका है, जिससे कि रोज़मर्रा की चीज़ें भी सही से नहीं मिल पा रही हैं। श्रीलंका को अनाज, दवाओं और मिल्क पाउडर जैसे चीज़ों का भी कमी हो गया है। श्रीलंका में पेट्रोल पंप पर सैनिक तैनात हो गए हैं और श्रीलंका में 13-13 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। श्रीलंका में सार्वजनिक परिवहन भी ठप हो गया है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। श्रीलंका में सारे मंत्री एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिए हैं। लोगों की नाराजगी देखते हुए श्रीलंका के 26 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से एक साथ इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका के केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया है। और श्रीलंका में कुछ दिनों तक आपातकाल की घोषणा की गई थी और लोगों की नाराजगी देखते हुए श्रीलंका में आपातकाल को तो हटा दिया गया है। श्रीलंका में महंगाई दर इतनी तेजी से बढ़ रही है, 1900 रुपये लीटर मिल्क पाउडर बिक रहा है। श्रीलंका में चावल 220 रुपये किलो मिल रहा है और जहां श्रीलंका में गेहूं 190 रुपये किलो मिल रहा है, श्रीलंका में नारियल 850 रुपये किलो मिल रहा है और अंडा 30 रुपये का एक मिल रहा है। गैस सिलेंडर श्रीलंका में 4200 रुपये का मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं आखिर श्रीलंका किन 5 कारणों से इतने गहरे आर्थिक संकट में फंसा है और भारत श्रीलंका की कैसे मदद कर रहा है और भारत पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए समझते हैं। पहला कारण यह है कि श्रीलंका ने इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि श्रीलंका की हालत खराब हो गई है और श्रीलंका ने इतने ज़्यादा कर्ज लेने के बाद भी उस कर्ज का दुरुपयोग किया है। 2010 के बाद श्रीलंका अन्य देशों से बहुत ही ज़्यादा कर्ज ले रहा है, जैसे जापान से, चीन से, भारत से। 2018 से 2019 में जब रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था। वहीं से सारा खेल खराब होता है। चीन पहले श्रीलंका को कर्ज देता है और उस कर्ज के बदले में ब्याज भी वसूलता है। अब ब्याज न देने पर श्रीलंका को उस कर्ज के बदले में श्रीलंका से जगह मांगता है। तो और लोन के इस गलत नीतियों के कारण श्रीलंका का पतन होना शुरू हो जाता है। चीन से कर्ज लेने के अलावा भी श्रीलंका वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल मार्केट से भी कर्ज उठाया था और कर्ज न देने की वजह से भी श्रीलंका का पतन शुरू हो गया था। इस वजह से 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को जुड़वा घाटे की अर्थव्यवस्था कहा है। जुड़वा घाटे अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आपका इनकम तो नहीं है, लेकिन आप इतने ज़्यादा कर्ज ले लिए हैं कि आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2019 में श्रीलंका को जुड़वा घाटे की अर्थव्यवस्था कहा है। अगर टेक्निकल टर्म में कहें तो राष्ट्रीय खर्च आपका ज़्यादा है और राष्ट्रीय आय आपकी कम है, इसी को कहते हैं जुड़वा अर्थव्यवस्था। श्रीलंका जो है अपने सामानों का जो एक्सपोर्ट है वह 12 अरब डॉलर का ही कर पा रहा है और इंपोर्ट जो है 22 अरब डॉलर का कर रहा है, जिससे कि उसको घाटा 10 अरब डॉलर का हो रहा है। जो देश ज्यादा इंपोर्ट करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था खराब होना निश्चित होती है। श्रीलंका में दवाएं, खाना, फ्यूल सारा कुछ इंपोर्ट पर निर्भर है और विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से श्रीलंका जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पा रहा है। 2 वर्षों में श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा है वह 70% नीचे आया है। फरवरी 2022 में जो विदेशी मुद्रा श्रीलंका का था वह 2.381 बिलियन डॉलर था और 2022 में उस पर 4 बिलियन डॉलर का लोन है। महंगाई दर 70% बढ़ गई है श्रीलंका की और इसकी वजह से श्रीलंका का 298 श्रीलंकाई रुपया $1 के बराबर हो गया है और भारतीय रुपए श्रीलंका के 3.92 श्रीलंकाई रुपए के बराबर हो गया है। मतलब भारत का 1 रुपए श्रीलंका के 3.928 श्रीलंकाई रुपए के बराबर हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि दूसरा कारण क्या है श्रीलंका के इस आर्थिक संकट में पड़ने का। राजपक्षे का टैक्स की कटौती का जो फैसला था वह उल्टा पड़ गया था।
2019 में गोटबाया राजपक्षे जब श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने श्रीलंका में टैक्स में कटौती की और जिससे कि श्रीलंका का बहुत ही नुकसान हुआ, जिससे कि श्रीलंका में 30% टैक्स की कमी हो गई और सरकारी खजाना खाली हो गया। जहां 1990 में श्रीलंका के जीडीपी में टैक्स से 20% आते थे और वहीं पे 2020 में श्रीलंका के जीडीपी में 10% ही आ रहे हैं टैक्स से। तीसरा कारण यह है कि श्रीलंका में आतंकी हमले और कोरोना महामारी ने श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। 2019 में ईस्टर संडे के दिन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आतंकी हमले से 260 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिससे कि टूरिज्म सेक्टर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि श्रीलंका टूरिज्म के लिए ही जाना जाता है। आतंकी हमले से श्रीलंका का जो टूरिज्म सेक्टर था बहुत ही बर्बाद हुआ था और जो भी बची खुची कसर थी वह कोरोना महामारी ने पूरा कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, श्रीलंका का जो टूरिज्म सेक्टर है वहां पर विदेशी मुद्रा श्रीलंका का तीसरा बड़ा माध्यम है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि जहां पर श्रीलंका में 2028 में टूरिज्म घूमने आए थे श्रीलंका में, वह 23 लाख के करीब लोग थे और 2019 में आतंकी हमले के बाद यह संख्या 19 लाख हो गई। 2020 में कोरोना महामारी ने जो बची खुची कसर थी वह पूरा कर दी और यह संख्या घटकर 5 लाख हो गई और 2021 में 2 लाख हो गई। श्रीलंका में जो टूरिज्म लोग जाते हैं श्रीलंका में घूमने के लिए वह भारत, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी के लोग होते हैं और इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। आतंकी हमले के डर से और कोरोना महामारी के डर से अब तो धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं, लेकिन श्रीलंका में आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कोई नहीं जा रहा है घूमने वहां पे। श्रीलंका के इस आर्थिक संकट का चौथा कारण यह है कि 2 ताकतवर श्रीलंका में पार्टियां हैं और उन पार्टियों के भ्रष्टाचार और गलत फैसलों की वजह से श्रीलंका में यह स्थिति बन गई है। श्रीलंका में 2 ताकतवर पार्टियां हैं, जिसमें पहली पार्टी का नाम श्रीलंका फ्रीडम पार्टी है और इस पार्टी के जो मुखिया हैं पाला सिरिसेना हैं। वहीं पे श्रीलंका के दूसरी पार्टी का नाम पांडुजना पेरामुना है और इस पार्टी के जो मुखिया हैं महेंद्र राजपक्षे हैं, जो इस समय वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। 2015 से 2019 तक फ्रीडम पार्टी के नेता सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति थे और 2018 में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और उनके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और फ्रीडम पार्टी के मुखिया के द्वारा श्रीलंका में गलत फैसले और गलत नीतियों के कारण श्रीलंका बर्बाद हो गया था तभी। और दूसरी पार्टी सरकार में आई 2019 में, जिस पार्टी के मुखिया का नाम था महेंद्र राजपक्षे। वर्तमान में राजपक्षे की पार्टी ही सरकार में है और लोगों की नाराजगी देखते हुए इसी पार्टी के लोगों द्वारा अपना इस्तीफा दिया गया था। जब इस्तीफा दिया गया था तो इस पार्टी में 5 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे, फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजपक्षे और सिंचाई मंत्री चामल राजपक्षे और खेल मंत्री नामल राजपक्षे। यह एक पूरी फैमिली है जो सरकार चला रही थी और लोगों की नाराजगी देखते हुए वह अपने पदों से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया है। ये एक एक करके समझते हैं कि इन 5 लोगों द्वारा सरकार में क्या योगदान था। महेंद्र राजपक्षे 76 साल के हैं और यह पार्टी के मुखिया हैं और 2004 में यह पीएम के पद पर थे और 2005 से 15 तक यह राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। महेंद्र के शासन में ही चीन से दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी इनकी और चीन इनको $7 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया था और जिन पैसों को यह चीन से लोन लिए थे काम करने के लिए, प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, उन पैसों को वह अपने निजी कामों में लगा दिए। अगले हैं गोटबाया राजपक्षे। 2019 में यह राष्ट्रपति बने हैं और यह रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी समेत कई अन्य मंत्रालय भी यह संभाल चुके हैं और टैक्स में कटौती इन्हीं के शासनकाल में किया गया था।
और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए यह केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिए थे, जिसके बाद उत्पादन में कमी आई और महंगाई बढ़ने लगी। तीसरे हैं बासिल राजपक्षे। 71 साल के उम्र में यह फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर थे। सरकारी ठेकों में अपना 10% कमीशन लेते थे और इस वजह से इनको मिस्टर 10% कहा जाता है। और इन पर सरकारी खजानों में लाखों की हेराफेरी का आरोप इन पर लगा था। बया राजपक्षे की राष्ट्रपति बनने के बाद इन पर से सारे आरोप हटा लिए गए। चौथे हैं चामल राजपक्षे। 79 साल के यह हो चुके हैं। यह महेंद्र राजपक्षे के बड़े भाई हैं। यह शिपिंग एंड एनिमेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और इस समय सिंचाई विभाग संभाल रहे हैं। और यह श्री माओ भंडार नायके के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं। पांचवें हैं नामल राजपक्षे। इनकी उम्र 35 साल है और यह महेंद्र राजपक्षे के बड़े बेटे हैं। 2010 में 24 साल की उम्र में यह सांसद बने और तभी से खेल और युवा मंत्रालय संभाल रहे हैं। और इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, जिसको यह नकारते हैं। श्रीलंका के इस स्थिति का पांचवा कारण यह है कि श्रीलंका के मिनिस्टरों द्वारा खेती के फर्टिलाइजरों पर बैन लगा दिया गया था। 2021 में ऑर्गेनिक खेती करने के लिए केमिकल कीटनाशक के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया था और यह फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ उन लोगों का, और इससे उत्पादन में गिरावट आई और अनाजों के दाम आसमान छूने लगे, जिससे कि फरवरी 2022 में 25.7% खाद्यान्न की महंगाई हो गई। भारत कैसे कर रहा है श्रीलंका की मदद, चलिए समझते हैं। भारत के द्वारा दवाइयाँ, अनाज और अन्य भी जरूरी चीज़ें $1 अरब यानी 76 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन के द्वारा दिया जा रहा है। और 2022 के शुरुआत में श्रीलंका को $2.4 अरब यानी 18,000 करोड़ रुपए श्रीलंका को आर्थिक मदद दिया गया था। और श्रीलंका को $500 मिलियन क्रेडिट लाइन तेल लेने के लिए भी दिया गया है। 2 अप्रैल 2022 में श्रीलंका को 40 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचाया गया था। 50 दिनों के अंदर श्रीलंका में भारत के द्वारा 2 लाख मीट्रिक टन डीजल पहुंचा दिया गया है। और श्रीलंका में एक जफाना द्वीप है, वहां पर भारत के द्वारा $12 अरब में 3 विंडो फार्म बनाने की बात चल रही है। और श्रीलंका के इस स्थिति से भारत पर क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं वह भारत आना शुरू कर दिए हैं। तिब्बती और रोहिंग्या जो लोग थे भारत वह राजनीतिक कारण से आए थे। पहली बार होगा कि किसी अन्य देश के लोग आर्थिक संकट के कारण भारत आ रहे हैं। श्रीलंका भारत के लिए जियोपॉलिटिकल रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीलंका पर चीन का ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है, इस वजह से श्रीलंका बर्बाद हो गया है। श्रीलंका पर चीन का प्रभाव देखते हुए भारत ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका की मदद करना चाहता है और कर भी रहा है। और बस यही था कारण 5। श्रीलंका इन 5 कारणों से ही इस स्थिति में इस समय है। और कुल मिला के बात करें तो श्रीलंका की गलतियों से ही श्रीलंका इस स्थिति में आया है। मतलब उसके गलत नीतियों और गलत फैसलों की वजह से श्रीलंका इस स्थिति में आया है और ज़्यादा लोन लेने की वजह से श्रीलंका इस स्थिति में आया है और लोन का सही इस्तेमाल न करने की वजह से श्रीलंका इस स्थिति में आया है। श्रीलंका के लोगों से चाहे भारत के लोगों से यही निवेदन है कि एक परिवार में सारे लोग अगर पार्टी में हैं और उनके पास पावर आ जाता है तो उस पावर का वह गलत इस्तेमाल करते हैं। एक परिवार के सारे लोगों को पार्टी में जाने मत दीजिए। कुल मिला के भारत को यही कहना चाहते हैं कि एक परिवार के सारे लोगों को एक पार्टी में जाने मत दीजिए, नहीं तो जैसे श्रीलंका शिकार हुआ है गलत नीति और गलत फैसलों से, वैसे भारत भी हो सकता है। और अपना वोट सही लोगों को दीजिए और सही सरकार बनाइए। सबसे पहला आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। अगर लगता है पैसा तो हम देंगे पैसा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी जान पाए कि श्रीलंका की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति एक दिन ऐसे ही चलता रहा तो क्या हो जाएगी।
तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।